नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बल्क मेथड के बारे में। जो हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग ब्रीडिंग के जितने भी मेथड हैं उन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बल्क मेथड के बारे में कि बल्क मेथड के द्वारा हम कोई भी वेराइटी किस तरीके से डेवलप करते हैं। सो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे बल्क मेथड के बारे में। इससे जो हमारा प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने बात की थी पेडिग्री मेथड की। तो आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, बल्क मेथड के बारे में बात करेंगे। पहले हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं थोड़ा। सो बल्क मेथड के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बल्क मेथड कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम लोग जो भी तीन मेथड ऐसे हैं जिनमें हम क्या यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। वो कौन कौन से तीन मेथड थे जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का यूज कर रहे थे? वो तीन मेथड थे। एक हमारा था पेडिग्री मेथड, सेकंड वन था बल्क मेथड और तीसरा मेथड कौन सा था, बैक क्रॉस मेथड। ये तीन ऐसे मेथड थे जिनमें हम क्या कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा वेराइटी डेवलप कर रहे थे। कौन से थे तीन मेथड? पहला हो गया पेडिग्री मेथड। ये तीनों मेथड ऐसे मेथड हैं जिनमें हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे दोनों पेरेंट के बीच में, और बाद में क्या करेंगे, बाद में उनमें क्या करेंगे, कोई वेराइटी डेवलप करेंगे। पेडिग्री मेथड हो गया, और कौन सा हो गया हमारे पास जो बल्क मेथड है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो भी क्या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ही इसमें वेराइटी डेवलप की जाती है। तो बल्क मेथड हो गया। थर्ड वन की अगर हम बात करें तो ये हमारा बैक क्रॉस मेथड है। कौन सा मेथड है? बैक क्रॉस मेथड है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बल्क मेथड के बारे में। अगर इससे प्रीवियस क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट ये इन तीनों में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, वेराइटी डेवलप की जाती है। किस तरीके से इसमें हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा वैरायटी डेवलप की जाती है? दो पेरेंट लेंगे जिनमें क्या होंगे, सुपीरियर करेक्टर होंगे, या जो हमारे डिजायरेबल करेक्टर हैं वो क्या होंगे, उन दोनों पेरेंट को हम लेंगे और उनके बीच में क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे, और उनसे जो प्रोजेनी मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। और उस F1 प्रोजेनी के अंदर पेरेंट P1 और पेरेंट P2 दोनों के 50-50 करेक्टर आ जाएंगे। तो ये हमारा होता है हाइब्रिडाइजेशन। इससे प्रीवियस जो हमने बात की थी, जैसे कि प्योर लाइन सिलेक्शन की, मास सिलेक्शन मेथड की, उनके अंदर हमने किसी भी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया था। उनमें डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया था, जो फिनोटिपिक करेक्टर हैं उसके बेसिस पर जो सुपीरियर प्लांट थे उनको क्या किया था, सिलेक्ट किया था। उनमें किसी प्रकार का हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाया था। तो वहां पर हमने जो भी पॉपुलेशन थी उसमें से सुपीरियर प्लांट को कलेक्ट करके नई वेराइटी बनाई थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो पेरेंट के बीच में क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में कोई भी नई वेराइटी बनाएंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बल्क मेथड को। तो पहले हम लोग इसके कुछ नाम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि बल्क मेथड के और कौन कौन से नाम हैं जिनसे इनको जाना जाता है। तो बल्क मेथड को हम क्या बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। बल्क मेथड का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, इसे मास पेडिग्री मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों मेथड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। किस प्रकार से? मास पेडिग्री मेथड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मास पेडिग्री मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये इनका नाम भी याद रखना है कि इसको मास पेडिग्री मेथड कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, जो हार्लेन वैज्ञानिक थे। हार्लेन साइंटिस्ट ने क्या किया था, सबसे पहले इसको कहा था कि ये मास पेडिग्री मेथड भी है। इसके अलावा अगर हम इसके और नाम की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ब्रीडिंग मेथड या इवोल्यूशनरी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कौन से मेथड के नाम से जाना जाता है? इवोल्यूशनरी मेथड के। तो इसका इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों जाना जाता है इवोल्यूशनरी मेथड के द्वारा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा,
अभी आप बस इसको इतना ध्यान में रखिए कि इसको इवोल्यूशनरी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतनी चीज आपको याद हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों जाना जाता है ये रटने की जरूरत नहीं है, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये जो है सनेसन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसको इवोल्यूशनरी मेथड बोला था कि ये इवोल्यूशनरी मेथड भी है। तो दोनों मेथड का इसके अदर नाम और कौन से वैज्ञानिक ने इसे क्या बोला था, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस मेथड में हम करते कैसे हैं कि किस प्रकार से वैरायटी डेवलप करते हैं, ये हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेडेग्री मेथड में हम क्या कर रहे थे, पेडेग्री मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, F2 जनरेशन के बाद में क्या कर रहे थे, सिंगल प्लांट को ग्रो कर रहे थे। क्या कर रहे थे, F2 जनरेशन के बाद जितने भी जो सीड थे उसको हम सेपरेटली हार्वेस्ट कर रहे थे और सिंगल या इंडिविजुअल प्लांट के क्या कर रहे थे, लाइन में ग्रो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम F2 जनरेशन के बाद में भी क्या नहीं करेंगे, F2 जनरेशन के बाद में भी प्लांट को सेपरेटली हार्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मास पेडेग्री मेथड बोला जाता है। क्यों, मास सिलेक्शन के जैसा हमने क्या किया, मास सिलेक्शन में भी हम क्या कर रहे थे, सीडो को बल्क में हार्वेस्ट कर रहे थे। लास्ट तक हम लोग क्या कर रहे थे, सीडो को बल्क में हार्वेस्ट कर रहे थे। इसमें भी हम F2 जनरेशन के बाद में क्या करेंगे, सीडो को बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए किसके सिमिलर हो गया, ये सिमिलर हो गया मास मेथड के सिमिलर। पेडेग्री मेथड के सिमिलर क्यों है, क्योंकि पेडेग्री मेथड में भी हम 2 पेरेंट का क्या करवा रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे थे। तो इसमें भी हम क्या करवाएंगे, पेरेंट P1 और P2 का हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। तो ये दोनों का मिक्सिंग रूप है। मास सिलेक्शन के जैसा क्या है, इसमें सीडो को बल्क हार्वेस्ट करते हैं, और पेडेग्री मेथड के जैसा क्या है, इसमें हम दोनों पेरेंट के बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। जबकि मास सिलेक्शन मेथड में क्या नहीं था, पेरेंट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, दोनों पेरेंट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं था। जबकि जो पेडेग्री मेथड है उसके अंदर F2 के बाद जो सीड थे उनको बल्क में हार्वेस्ट नहीं किया जा रहा था। तो ये इन दोनों मेथड से क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो दोनों मेथड को मिक्स करके एक अलग वेराइटी बनाने का मेथड निकाला गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बल्क मेथड। अब इस इस मेथड को इवोल्यूशनरी मेथड क्यों बोलते हैं, इसको इवोल्यूशनरी मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सीडो को हम क्या करते हैं, बल्क में हार्वेस्ट करते हैं और कई सालों तक बल्क में हार्वेस्ट करते हैं। और इस यहाँ पर जो हम वेराइटी बनाएंगे वहाँ पर हम कोई भी सिलेक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सिलेक्शन, हम प्रकृति पर छोड़ देते हैं कि प्रकृति सिलेक्ट करेगी। जो सुपीरियर प्लांट होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, जिंदा रहेगा, उसको हम नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे। हम खुद से सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर छोड़ देते हैं, नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो जो उस कंडीशन में, जो इन्वायरमेंट कंडीशन है वहाँ पर जो प्लांट सर्वाइव कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाएंगे। इसलिए इसे इवोल्यूशनरी मेथड बोलते हैं। इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि जो बल्क मेथड है इसमें क्या किया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि इसमें कौन सिलेक्शन करता है, प्रकृति सिलेक्शन करती है। अब आपको पता है जब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसमें क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। किस तरीके से होगा, जैसे ये 20-30 साल तक होता है, ये अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब हम इस मेथड के स्टेप्स की बात करते हैं तो इसका एप्लीकेशन में ही आ जाएगा। इसके अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसके 2 एप्लीकेशन होंगे। ये कि इसका यूज कहाँ पर होगा, एप्लीकेशन का मतलब हो गया इसका यूज कहाँ पर होगा। एक तो हम इससे क्या कर सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कर सकते हैं, यही एक इसका नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा, अगर हमें होमोजाइगस लाइन को आइसोलेट करना है, आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन के अंदर। किसका एप्लीकेशन, बल्क मेथड का ये क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। ओके, इतनी चीजें समझ में है कि अब मैम इसके स्टेप्स बता दो कैसे वैरायटी डेवलप करेंगे। देख लो, अभी हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास क्या है, एक पेरेंट P1 है। ओके, हमारे पास एक क्या है, पेरेंट P1 है। कौन सा होगा पेरेंट P1, जो भी हमें अगर डिजायरेबल करेक्टर है उन दोनों जनकों को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इनसे क्या बना देंगे, F1 बना देंगे। क्या बना देंगे, F1 प्रोजेनी बना देंगे। ये जो F1 प्रोजेनी आएगी इसमें P1 P2 दोनों के करेक्टर होंगे। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया इसको। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर F1 के सीड आएंगे, इनको क्या करेंगे, सीड को क्या करेंगे, बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। बल्क में क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे।
यहाँ पर हम क्या करते जाएंगे, बल्क में हार्वेस्ट कर जाएंगे। और F1 के जो सीड है उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस प्लांट कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, स्पेस प्लांट करेंगे। ओके, फिर हम इसको किस जनरेशन में लेकर के जाएंगे, F2 जनरेशन के अंदर लेके जाएंगे। कौन सी जनरेशन में लेकर के जाएंगे, F2। यहाँ पर भी सीड को हम क्या करेंगे, सीड को क्या करेंगे, बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। किस में हार्वेस्ट करेंगे, बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। कोई भी सुपीरियर प्लांट हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो सभी सीडों को क्या करेंगे, बल्क में हार्वेस्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ प्लांट थे 10-15, इन सभी के सीडों को हम क्या करेंगे, बल्क में हार्वेस्ट कर लेंगे। किस में हार्वेस्ट करेंगे, बल्क में। हार्वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि इन सभी के जो सीड है उनको एकत्रित करेंगे और एक पॉलीथीन बैग में क्या कर लेते हैं, हम लोग इनको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये क्या हो गया, हमारी फर्स्ट साल की बात होगी। फर्स्ट साल हमने सुपीरियर जनक जो थे, पेरेंट थे, उनको सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे सेकेंड ईयर की बात हो गई, ये हमारे थर्ड ईयर की बात हो गई। तीसरी साल में हमारे पास ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, कई सालों तक हम क्या करेंगे, सेम जो प्रोसेस हमने F2 के अंदर की है, क्या की है, सीडो को बल्क में हार्वेस्ट किया, ऐसा का ऐसा ही करेंगे। और क्या कर देंगे, नेचुरल या नेचर को सेलेक्ट करने के लिए छोड़ देंगे कि नेचर सेलेक्ट करेगी। इनमें से जो सुपीरियर प्लांट होगा वो उस इन्वायरमेंट कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, वो जिंदा रहेगा। जबकि जो इन्फीरियर प्लांट होगा वो उस इन्वायरमेंट कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप मर जाएगा। तो प्लांट में हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा का ऐसा हमने कर दिया। जैसे F2 जनरेशन में सीड आए तो इनको हमने कलेक्ट कर दिया। इनमें से जितने प्लांट जिंदा रहे, कितने भी प्लांट जिंदा रह सकते हैं, उन प्लांट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने सेलेक्ट नहीं किया कि 100 प्लांट सेलेक्ट करेंगे, 200 प्लांट सेलेक्ट करेंगे। जितने भी प्लांट जिंदा रहे उनको कौन सी सीजन में ले गए, F3 जनरेशन के लिए ले गए। F3 जनरेशन के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एज, ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे करेंगे, एज ए F2। जैसे F2 में किया वैसा ही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, F3 में मान लो यहाँ पर कुछ हमारे पास 1000-2000 प्लांट सेलेक्ट हो रहे थे। यहाँ पर आकर के उसमें से 1800-1700 प्लांट हमारे पास क्या रहे, जिंदा रहे। तो उन प्लांट को, या जितने भी प्लांट जिंदा बचे, उनको हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, F4 हो गया। फिर इनको हम कौन सी सीजन में ले जाएंगे, कौन सी जनरेशन में ले जाएंगे, इनको हम ले जाएंगे F5 जनरेशन में। F5 जनरेशन तक सेम करेंगे। F6 जनरेशन में भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। कैसे करेंगे, एज F2 हम क्या करेंगे, जो जैसा कि हमने F2 जनरेशन में किया था वैसा ही हम क्या करते जाएंगे, सभी जनरेशन में करते जाएंगे। तो ये हमारी सभी जनरेशन की बात होगी। छठी 7वीं जनरेशन में भी हम सेम चीज़ करेंगे। कैसा करेंगे कि यहाँ पर जो सरवाइव कर रहा होगा उसको हम रख लेंगे, बाकी अपने आप प्रकृति क्या कर देगी, उनको डिस्कार्ड करती रहेगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि देखो प्रकृति जिस चीज़ को सेलेक्ट करती है वो हमेशा क्या होता है, बेस्ट होता है। प्रकृति जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करती है वो हमेशा क्या होता है, बेस्ट होता है। मान लीजिए हो सकता है एक प्लांट पहली साल तो सर्वाइव कर गया किसी भी रीजन की वजह से, कि वो अच्छा नहीं था लेकिन सरवाइव कर गया, लेकिन दूसरी साल वापस से सेम इन्वायरमेंट कंडीशन आई तो क्या वो तब सरवाइव कर पाता है या नहीं। अगर वो उस वक्त भी सरवाइव कर पाएगा, कर रहा है, तो मतलब कि वो उस इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए क्या है, एकदम बेस्ट है। अगर वो उस नेक्स्ट साल भी सरवाइव नहीं कर पाया, मतलब कि क्या है, वो अच्छा नहीं है उस इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। मान लीजिए हमने कोई एक वेराइटी बना दी फार्मर्स के लिए, वो एक साल तो अपना अच्छा यील्ड दे रही है लेकिन अगली साल अच्छा यील्ड नहीं दे रही। हो सकता है कि वो फेवरेबल कंडीशन उसके कुछ टाइम तक थी, बाद में वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, उसमें कुछ भी हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कई साल तक करते हैं। जो 7वीं साल आती है यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब 7 साल तक हम क्या करेंगे, इनको बल्क में हार्वेस्ट करते जाएंगे। अब 7वीं साल के बाद हम इनको क्या कर देंगे, इन प्लांट को जो सीड थे उनको क्या कर देंगे, इंडिविजुअल हार्वेस्ट कर लेंगे और स्पेस प्लांट कर देंगे कि अब जितना नेचुरल सिलेक्शन होना था हो गया। बेस्ट कि 7 बार हमने प्रकृति पर छोड़ दिया कि वो उसने बेस्ट को सेलेक्ट कर ही लिया होगा तब तक। अब तो कोई प्लांट जो अब यहाँ पर भी क्या कर पा रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उनके बीजों को हम क्या कर देंगे, इंडिविजुअली क्या कर देंगे, एक अलग रो में क्या कर देंगे, उनको ग्रो कर देंगे। सिंगल प्लांट के सीडों की क्या कर देंगे, एक अलग रो बना देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इंडिविजुअल प्लांट रो बना देते हैं और क्या करते हैं, स्पेस प्लांटिंग कर देते हैं, स्पेस प्लांटिंग कर देते हैं। ओके मैम,
तो इतनी चीज़ समझ में आई। स्पेस प्लांटिंग कर देंगे, ये हम कौन से साल में करते हैं, ये हमारी F8 जनरेशन हो गई, इसमें हम लोग ये करते हैं। 9 ईयर में क्या कर देंगे, जो 9वीं साल होगी उसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या कर देंगे, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल कर देंगे। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल को PYT से भी लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसे, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल। होता क्या है ये प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, इसे हम बोलते हैं जो वहाँ की लोकल या चेक वेराइटी है उसके साथ हमारी जो वेराइटी है उसका साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारी जो वेराइटी है वो वहाँ की लोकल वेराइटी से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं। अगर वो हमारी वेराइटी लोकल वेराइटी से अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो हम उसको एज ए वेराइटी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर हमारी नई वेराइटी को तभी खरीदेंगे जब वो किसानों के बीच में कोई प्रचलित किस्म है उससे अच्छी होगी। जैसे कि उनके पास पहले से एक अच्छी किस्म है, जो हम जो वेराइटी बना रहे हैं उससे अच्छा उत्पादन दे रहे हैं, तो फार्मर हमारी वेराइटी नहीं खरीदेगा, तो वो वैसी ही वेराइटी खरीदेगा जो हमारी वेराइटी में उससे ज़्यादा उत्पादन देगी तभी। तो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल में क्या करते हैं, जो हमारी वेराइटी है उसका चेक वेराइटी के साथ क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं या कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कंपैरिजन विद किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन विद चेक वेराइटी। ओके, ये हमारा हुआ चेक वेराइटी के साथ में कंपैरिजन हो गया है। ये हम कब कर लेंगे, F9 जनरेशन में। अभी तक हमारे पास कितने साल का काम हो गया, देखो हमने यहाँ पर 4th साल हो गई, ये हमारी कौन सी ईयर हो गई, 5th ईयर हो गई। फिर हम बात करेंगे, ये हमारी 6th ईयर होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमें कितनी साल लग गई, 6th ईयर लग गई। फिर क्या लग गई, यहाँ पर 7th ईयर हमें लग गई। ये हो गई 8th ईयर, 8वीं साल। ये हो गई 9वीं साल। ये हो गई 10वीं साल। ये हो गई 10th ईयर। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर इसको लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट ईयर हम क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के बाद, ये सारे स्टेप तो सेम ही है। अगर आपने एक वेराइटी के पढ़ लिए हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी वेराइटी को अलग अलग रीजन में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं। किस प्रकार से अलग अलग रीजन में लेकर के जाते हैं, इसकी बात तो हमने पहले हमारी जो क्लासेज हुए हैं उनमें कर लिए। एक सेकेंड, इन सब के बारे में डिस्कस हमने क्या कर लिया है, जो पहले भी हमने वेराइटी पढ़ी थी उसके अंदर कर लिया है। तो ये हमारी कौन सी ईयर हो गई, F10 जनरेशन हो गई। और कौन सी ईयर हो गई, 11th ईयर हो गई। ईयर हमेशा जनरेशन से क्या होती है, एक ज़्यादा होती है। अलग अलग रीजन का मतलब क्या हो गया, हमने कोई वेराइटी बनाई है किसी एक रीजन के लिए, उसका हम क्या करेंगे, अलग अलग रीजन में ले जा करके भी टेस्ट करेंगे कि क्या ये उस अलग रीजन में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं। अगर ये वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो हम इसे एज ए वेराइटी क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये अलग रीजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तो हम इसका बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड देन क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फार्मर्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारी पूरी बात हुई इन मेथड की, ब्रीडिंग मेथड की, बल्क मेथड की। तो ये तो अगर हमें नेचुरल सिलेक्शन करवाना, अगर हमें होमोजाइगस, हमने पहली लाइन में क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था कि बल्क मेथड का यूज क्या है, बल्क मेथड का यूज है कि आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन। अगर हमें होमोजाइगस लाइन चाहिए, आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन चाहिए, तो हम F7 तक क्या करते हैं, बल्क में क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें नेचुरल सिलेक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन चाहिए तो हम 10 से 20 साल तक क्या करते हैं, या 20 साल से भी ज़्यादा क्या करते हैं, आप यहाँ पर ये लिख लीजिए कि 20 से 30 साल तक क्या करते हैं, बल्क में हार्वेस्ट करते हैं। बल्क में मतलब कि इसको, इस प्रोसेस को 20 से 30 साल तक दोहराएंगे तब जाकर के क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हमें आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन चाहिए तो हम क्या करते हैं, 7th या 8th, 7 या 8 साल तक, 8 साल तक क्या करते हैं, इसको बल्क में हार्वेस्ट करते हैं।
मतलब कि हमने ये जो मेथड यूज किया है, हमने ये जो मेथड किया है, इसमें हमने क्या किया, F7 जनरेशन तक तो क्या किया है, F7 जनरेशन तक हमने इसको बल्क में हार्वेस्ट किया है। और F7 के बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया, F7 के बाद में हमने इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन कर दिया या इंडिविजुअल प्लांट रो के अंदर इनको ग्रो कर दिया। तो इससे हमें जो वेराइटी मिलेगी वो कैसे, नियरली होमोजाइगस लाइन हमें मिलती है। जबकि अगर हम इसी को ये एज ए, जैसे कि हम F2 तक करते आ रहे थे, F2 में क्या क्या था, बल्क में हार्वेस्ट किया था, वही अगर हम 20-30 साल करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, नेचर के द्वारा इसमें सिलेक्शन होता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो ये हमारी बात हुई नेचुरल सिलेक्शन की। अब इसमें हमने क्या किया, F2 और इसके बाद में जो सबसिक्वेंट जनरेशन थी उसमें क्या किया, हार्वेस्ट की गई किसमें, बल्क में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल्क मेथड क्या होता है, F2 एंड सबसिक्वेंट जनरेशन आर हार्वेस्टेड इन बल्क। तो ये हमारी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई। इसे हम लोगों ने क्या बोला, बल्क और पेडिग्री मेथड का मिक्सचर बोला। क्यों बोला, इसको हम मास पेडिग्री मेथड भी बोलते हैं। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होता है, पेडिग्री मेथड के अंदर होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, सभी सीडों को क्या किया है, F2 के तरह बल्क में हार्वेस्ट किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मास पेडिग्री मेथड भी बोलते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम इसकी वेराइटीज़ की बात कर लेते हैं कि कौन सी वेराइटीज़ हैं जो बल्क मेथड के द्वारा डेवलप की गई है। तो इसका सबसे बड़ा रोल हो गया बल्क मेथड। ये क्या होगी, बल्क मेथड की डेफिनेशन हो गई। बल्क मेथड में हम करते क्या हैं, बल्क मेथड, इसमें क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन करना है तो कितने साल करना पड़ेगा, नेचुरल सिलेक्शन करना है तो कितने साल करना पड़ेगा, 20 से 30 साल तक हमें ये करना पड़ेगा। जो वेराइटी जो इसके द्वारा डेवलप हुई है, तो इसमें एक वेराइटी आती है ओट की। किसकी वेराइटी, ओट की, जिसका नाम क्या है, नरेंद्र। जो इसकी क्या है, फेमस वेराइटी है, वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, बल्क मेथड के द्वारा डेवलप की गई है। तो आपको इसको वेराइटी को याद रखना है। ये बल्क मेथड को हम दो तरीके से इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, और जैसे कि कई बार आपको ऐसे भी मिल सकता है, लॉन्ग टर्म बल्क पीरियड। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बल्क पीरियड का 20 से 30 साल, 20 से 30 साल, 20 से 30 साल, ये इसमें नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम बात करें शॉर्ट टर्म बल्क पीरियड, इसमें क्या हो जाएगा, ये हम बात करें 7 to 8 ईयर तक क्या हो जाएगा, 7 से 8 ईयर तक का हो जाएगा। तो सॉरी इसमें हम नियरली होमोजाइगस लाइन को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर बल्क मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नेचुरल सिलेक्शन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है या नहीं होता, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, 7 से 8 ईयर में क्या होता है, होमोजाइगस लाइन डेवलप होती है। होमोजाइगस लाइन को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। तो ये सिंपल सी बात हो गई। वैरायटी की बात हमने कर ली। कौन सी वैरायटी, नरेंद्र वैरायटी इसमें डेवलप की गई है। फिर हम इसके अंदर और बात करें कि बल्क मेथड और पेडिग्री मेथड में डिफरेंस की बात करें, तो पेडिग्री मेथड क्या होता है, कम साल का होता है, और हमारा जो बल्क मेथड होता है वो क्या होता है, लंबे टाइम तक के लिए होता है, और इसमें टाइम वेरी करता है। जैसे बल्क मेथड और पेडिग्री मेथड का थोड़ा सा डिफरेंस देखें, तो मेन डिफरेंस क्या होगा, बल्क मेथड हो गया,
और ये हमारा क्या हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया। क्या हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया। तो इसमें क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, एकदम से फिक्स होता है। टाइम फिक्स होता है कि हमें 12 साल इसमें लगनी है, तो इसका टाइम फिक्स है। लेकिन इसका टाइम वेरी करता है कि हमें चाहिए क्या। अगर हमें होमोजाइगस लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 7 से 8 साल का होगा तो उसमें 10-12 साल में बन करके तैयार हो जाएगी। वहीं हमें 20-30 साल तक अगर हम बल्क में ही हार्वेस्ट करेंगे तो इसमें हमें 30 से ज़्यादा हम माने तो 35 साल तक हमें लग सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम क्या करता है, टाइम क्या करता है, वेरी करता है। तो ये इसका क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है। तो और नेचुरल सिलेक्शन किसके अंदर किया जाता है, नेचुरल बल्क मेथड के अंदर क्या किया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन किया जाता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जाता है। तो ये हमारे आज की क्लास में बात हुई बल्क मेथड के बारे में। ये हमारी बात हो गई बल्क मेथड के बारे में। हमने बात की, ओ हमने यहाँ पर ये ओट की वैरायटी बता दी, सॉरी ये हमारी राई की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, राई की वैरायटी है। ओट की वैरायटी नहीं है, ये राई की वैरायटी है नरेंद्र, ये याद रखना। ये गलती से आपका क्या हो गया, ओट की वैरायटी मैंने लिखवा दी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक बार पूरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। बल्क मेथड को किस नाम से जाना जाता है, मास पेडिग्री मेथड के द्वारा भी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसने बोला था कि मास पेडिग्री मेथड होता है, ये हार्लेन ने बोला था। फिर इवोल्यूशनरी मेथड इसे किसने कहा था, सनसन ने क्या कहा था, इसको इवोल्यूशनरी मेथड कहा था। इसमें नेचुरल सिलेक्शन किया जाता है क्योंकि ये लंबे टाइम तक सीडों को बल्क में हार्वेस्ट किया जाता है। इसके एप्लीकेशन दो हैं, नेचुरल सिलेक्शन और क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन। अगर हमें होमोजाइगस लाइन को क्या करना है, आइसोलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 से 8 साल तक क्या करेंगे, इनको बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। वहीं अगर हमें नेचुरल सिलेक्शन करना है तो हम 20 से 30 साल तक क्या करेंगे, इनको बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी बात आती है, इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट होते हैं, पेरेंट P1 और पेरेंट P2। इनको क्या करते हैं, इनके सीड को बल्क में हार्वेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, स्पेस प्लांट करते हैं। कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन के अंदर। F2 में इनको क्या करते हैं, सीड को बल्क में हार्वेस्ट करते हैं और इसी प्रोसेस को हम 6-7 ईयर तक दोहराते हैं। किसके लिए, आइसोलेशन और होमोजाइगस लाइन के लिए। वहीं अगर नेचुरल सिलेक्शन करना है तो ये 20 से 30 साल तक हम लोग करते हैं। फिर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग इसमें इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन कहाँ पर की, 8वीं साल की है। फिर इसमें प्रीलिमिनरी ट्रायल करते हैं। प्रीलिमिनरी ट्रायल का मतलब हो गया चेक वेराइटी के साथ क्या करते हैं, चेक वेराइटी के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये हमने पहले ही सारे मेथड में बता रखा है। तो इसमें F2 और सब्सिक्वेंट जनरेशन आर हार्वेस्टेड इन बल्क, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बल्क मेथड बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ये हो गया। इसकी वेराइटी का ना याद रखना, राई की वेराइटी कौन सी, नरेंद्र वेराइटी के अंदर ये बल्क मेथड के द्वारा डेवलप की गई है। लॉन्ग टर्म बल्क पीरियड और शॉर्ट टर्म बल्क पीरियड की हम लोगों ने बात कर ली। तो इसमें हम लोगों ने यही चीज़ें डिस्कस की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बल्क मेथड में टाइम वेरी करता है, इसमें टाइम फिक्स होता है। कि वेरी किस पर करेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है और उसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जाता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब हो गया कि जब ह्यूमन क्या करता है, सिलेक्शन करता है, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। वहीं जब प्रकृति सिलेक्शन करती है तो वो हो गया नेचुरल सिलेक्शन। तो आई होप आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब बाकी का जो नेक्स्ट मेथड है, बैक क्रॉस मेथड, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक हमारे पास आएगा सिंगल डिसेंट मेथड, वो भी इसी का मॉडिफाइड रूप है। तो सिंगल डिसेंट मेथड क्या है, सिंगल डिसेंट मेथड बल्क मेथड का ही क्या है, मॉडिफाइड रूप है। तो आप ये भी लिख सकते हो, सिंगल सीड। ये होता है क्या, इसकी हम लोग कल बात कर लेंगे। सिंगल सीड डिसेंट मेथड क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बल्क मेथड। इसी का क्या है, मॉडिफाइड रूप है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। सिंगल सीड डिसेंट मेथड को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।